मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में मिली। 15 साल का रोहन कुछ शर्माया शर्माया था, मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, जब से तुम्हारी करण से मंगनी हुई है तब से मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो, लेकिन इस झटपट की मंगनी और 2 महीने में शादी ने तो मुझे बौखलाकर रख दिया था। अभी 2 दिन से इसने मेरी जान आफत में डाल कर रखी है कि भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा मुझे सुना दिया था। रोहन काफी शर्मीला सा लड़का लग रहा था। वह मेरी सास के पीछे छुपे उनके दुपट्टे को अपनी उंगलियों में लपेट रहा था और छुपी नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसने मुझे हाथ लगाया था। मैंने कहा, तुम लड़के हो के इतने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। मेरी बात पर वह मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी। करण से छोटी 2 बहनें थी और उनसे छोटा मेरा देवर रोहन था। करण बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले पति थे। ससुराल वाले भी मोहब्बत करने वाले थे। पहला कदम रोहन की तरफ मैंने बढ़ाया था। वह था तो 15 साल का, लेकिन सेहत और कद की वजह से वो बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उससे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द रोहन मुझसे घुल मिल गया था। मेरे कमरे में भी बिना झिझक के आ जाता था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वह टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन से चैनल बदल दिया और घबरा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर न जाने क्यों मुझे शक होने लगा। ऐसा भी वह क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही चैनल बदल दिया और अब यूं घबरा रहा है जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि वह टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल पर वह हैरत का शिकार हो गया। नहीं, मैं सिर हिलाने लगा। कहने लगा, कुछ भी तो नहीं भाभी, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वह लगाओ। उसने नजरें झुकाई। वह चैनल लगा दिया जो वह देख रहा था। मैंने वह देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और कांप कर रह गई और मेरा दिल धड़कने ही भूल गया था। मैंने गुस्से से रोहन की तरफ देखा था। तुम ये देखते हो टीवी पर, बताऊं रात को तुम्हारे भाई को? वह मेरे गुस्से पर डर गया था और नहीं, मैं सिर हिलाने लगा। कहने लगा, भाभी भैया से कुछ मत कहिएगा। मैंने उससे डांटते हुए कहा कि ये देखकर तुमको नींद कैसे आती है? तुम इतनी डरावनी शक्ल देखते हो। वह कोई हॉरर मूवी देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने मुझसे फौरन से माफी मांग ली। कहने लगा, अब नहीं देखूंगा। मुझे अपना ससुराल बहुत अच्छा ससुराल लगता था। ननंद भी मुझसे प्यार से रहती थी। मैं खुद को खुश नसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सारी खुशी कुछ वक्त की है। मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ, जिनका ख्याल भी एक औरत को कांपने पर मजबूर कर दे, उसकी जिंदगी में ऐसी तकलीफ भर दे जिसे सहन करना भी मौत के बराबर हो। मेरे मायके में मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। भाई बहन बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते थे और जब मैं उनके पास जाती तो कहते, तुम छोटे हो, तुम्हारा हम बड़ों में क्या काम है। मैं भी अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे रोहन को देखकर अपनी पिछली जिंदगी यानी मेरा बचपन याद आने लगता था। मैं बड़ी बहन भाइयों की ध्यान से बेगानी थी, इसलिए मुझे लगा रोहन भी ऐसा महसूस करता है। क्योंकि मुझसे दोनों नंदों की दोस्ती थी, वे दोनों साथ साथ रहती थी, इसलिए मैं नंदों से ज्यादा रोहन पर ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना भी बना देती, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती, उसके साथ गेम भी खेल लेती, ताकि जो उदासी मैंने सही है वह रोहन को ना मिले। एक दिन वह कमरे में आया। करण के आने का वक्त था। मैं खूबसूरत से कपड़े पहने हुए मेकअप कर रही थी जब रोहन मेरे कमरे में आया। मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा, फिर मेरे मेकअप से एक लाल कलर की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाई और कहने लगा, भाभी ये लगाइए, मुझे ये रंग अच्छा लगता है।
मैंने उसके हाथ से वह लिपस्टिक पकड़ ली। मैं उस छोटे से बच्चे का क्या दिल तोड़ती, लेकिन वह तो मुझे देखकर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथ में ले लिया और बड़ी मोहब्बत से देखते हुए बोला, आप बहुत प्यारी लग रही हैं भाभी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी, मेरा दिल धक धक से रह गया था। मैंने फौरन उसे खुद से पीछे किया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वह कुछ घबरा सा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मुझे आप अपनी बहनों से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी, उसने गर्दन झुकाकर शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे घुटन सी महसूस होने लगी, अपनी सोच छोटी सी लगने लगी। वह मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा था और मैं क्या गलत सोच बैठी थी। कैसे झटके से मैंने उसे दूर किया था। क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि मैं कितनी बदतमीज हूँ। प्यार का जवाब भी धुतकार के देती हूँ, न जाने क्यों, लेकिन मैं खुद में शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। इसलिए अगले दिन रोहन के साथ पहले जैसा ही रवैया किया। अब पूरे दिन मेरे साथ बैठ जाता, मेरे गले भी बेझिझक लग जाता था, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब ले आता। मुझे ना जाने क्यों उसका ये करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कुछ गलत हो रहा है। मेरे अंदर से मुझे कोई ये कहता कि ये सब ठीक नहीं, लेकिन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मेरे अंदर बैठा एक शैतान मुझे ये समझाने लगा है, वह छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता है, बड़ी बहन समझता है, मुझे भी ऐसा ही सोचना चाहिए। देखने में मैं दुबली पतली सी थी। वह मेरे 7 कद में, मुझसे 2 इंच लंबा ही हो लगता था। जब वह स्कूल से वापस आता, मैं किचन में खाना बना रही होती, वह अंदर आते ही मेरे गले लग जाता। मुझे उलझन सी होने लगती। मैं गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से तर चूल्हे के सामने खड़ी होती थी। रोहन पीछे रहा करो, मुझसे देख नहीं रहे, रोटी बना रही हूँ। मैं उसे टोकती तो वह पीछे हट जाता, कहता, आप हर वक्त क्यों इतने काम करती रहती हैं, कभी तो काम से छुट्टी भी ले लिया करो। वह बात बदल देता। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं घर के हर इंसान के दिल में जगह बनाऊं, इसलिए रोहन की ऐसी हरकतों पर नाराज होने के बजाय मैं उसे मुस्कुराकर कहती कि जब तुम्हारी बीवी आएगी तो फिर मैं छुट्टी करूंगी और वह काम करेगी। मेरी बात पर मुझसे कहता कि मेरी दुल्हन आप अपने जैसी लेकर आना, मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कहते हुए आंखों में बड़े गौर से देख रहा था, एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए। ना जाने किस ध्यान में था कि पहली बार मुझे उसकी नज़र अपने वजूद के आर पार होती महसूस होने लगी, मेरे पूरे वजूद में लगी। मैंने अपना दुपट्टा सही से पहना। उस वक्त उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब रख कर अपनी हथेली से पसीने पोंछने लगा। मैं एकदम से पीछे हटकर सेल्फ के साथ लग गई। फिर वह बोला कि मेरा बस चले, आपसे एक भी काम ना करवाऊं, रानी बनाकर रखूं, आपको इतनी अच्छी लगती हैं आप मुझे। मेरी धड़कनों का ही अंदाजा था कि कैसी तेज रफ्तार घोड़े की तरह बेकाबू हुई हो। ऐसी तारीफ तो मेरी कभी करण ने भी नहीं की थी। एकदम से मुझसे पीछे हट गया, उसके अंदाज भी बदल गए। आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, वह नवाब थोड़ी हैं। मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करती ही रहें और वह दोनों बैठी टीवी देखती रहें। वह बात को बदलने में भी शायद माहिर था, अपने अंदाज भी 1 मिनट में बदलता था। मैं रोहन की नज़र से उलझने लगी थी। मैंने इस बार उसे शक्ति से कहा कि जाओ तुम कपड़े बदलो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वह किचन से बाहर निकला तो मैंने सुकून का सांस लिया था। कुछ दिन मैं उससे डरती रही, मुझे अब उसकी नज़र चुभने लगी थी। मैंने एक बार करण से कहा कि रोहन बड़ा होता जा रहा है, उसे उठने बैठने का ढंग होना चाहिए कि कैसे रहना है, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं, जैसे वह माँ के गले लगता है, मेरे भी ऐसे ही गले लग जाता है। अब मुझे ये सब बुरा सा लगता है। मैंने ये बात इसलिए करण से कही कि वह रोहन को समझाए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नज़र में बुरी बनूं। मैं अगर रोहन को डांटती तो ज़रूर मेरी सास ननंद के सामने ये बात करता तो यही समझते कि मैं घर में लड़ाई पैदा कर रही हूँ। हाँ, अगर करण रोहन को मना करते तो वह ज़रूर एक हद को कायम रखती, क्योंकि बहू के बदले रवैये ससुराल में सब तेज आंखों से देखते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश कोई नहीं करते कि
वह किस बात पर ऐसा कर रही है। बस उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि अकेले रहने के लिए सब कर रही है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इसलिए करण को भी ये बात रोहन को समझानी चाहिए थी, लेकिन करण तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, तुम भी ना अजीब बातें करती हो। अरे इतना सा बच्चा है, वह तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार कर लेता है, और तुम हो कि बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। करण ने इस बात को आम तरह से लिया था। मैं अभी सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वह मुझे बहन समझता है, मैं उसे छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नज़रों और बातों अजीब सी होती हैं। ये बात तो माँ और बहनों को समझानी चाहिए कि भाभी बड़ी बहन जैसी होती है, लेकिन कुछ लिहाज भी होना चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कही तो वह भी हंसने लगी और कहने लगी, तुम हो ही इतनी अच्छी। करण के साथ साथ हम सब ठीक तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो ये दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी आए। मेरी सास ने बात को एक अलग ही अंदाज किया था। मैं चुप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति का मेरी बात पर ध्यान ना देना, उसका खामियाजा मैंने बहुत बड़ा भुगता था। मैंने खुद से ये सोच लिया था कि मैं खुद रोहन से दूरी कायम रखूंगी। मैं रोहन के कमरे में जाना छोड़ दिया, उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। ये बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा कि नहीं। कहने लगा, फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा, बस काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मेरी बात सुनकर उसने कुछ देर मुझे गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, आपके चेहरे पर ये जो भोलापन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल चाहता है देखता रहूं। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे इतनी गौर से मत देखा करो, बुरी बात होती है। बहनों से ऐसी बातें नहीं करते, ना ही उन्हें देखते हैं। मेरी बात पर वो संभल से गया और फिर वहां से चला गया। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे थे। जब करण मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। सभी मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट को कहा था। अब किचन का सारा काम मेरी सास और ननंद संभालती थी। मेरा सारा वक्त अपने कमरे में गुजरा था। एक रात मेरे पति, सास और ननंद किसी शादी पर जाने को तैयार थे, लेकिन शादी कानपुर में थी। मुझे सफर मना था और रोहन ना जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रुक गया। कहने लगा, कल स्कूल टेस्ट है, नहीं जाऊंगा। मैं अपनी माँ के घर जाने का सोच रही थी, लेकिन रोहन की वजह से मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम घर पर ही रुक जाओ, रात तक हम लौट आएंगे। शादी तो शाम को ही खत्म हो जाएगी, और मैं हमेशा यही चाहती थी कि मेरी ससुराल का हर इंसान मुझसे खुश और राजी रहे, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। मैं सास की बात मान गई। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर यह सब भी कानपुर से निकलने वाले ही थे कि काले बादल, रात के वक्त ऐसा अंधेरा छाया था, ऐसी तूफानी बारिश हुई कि करण ने कहा कि हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही पहुँचेंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि रोहन को तेज़ बारिश और बादल का गरज से डर लगता है, वह अकेले डर न जाए, इसलिए उसे अपने कमरे में सुला लेना। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं भला उसे क्यों अपने कमरे में सुलाने लगी। मैंने कहा, रोहन इतना छोटा तो नहीं है कि बारिश से डर जाए। मुझे रोहन को अपने कमरे में सुलाना सही नहीं लग रहा था। करण इस बारे में मुझे सख्ती से बोला, ये क्या तुम हर वक्त उसके बड़े हो जाने की राग लगाई रहती हो? वह बच्चा है, उसकी सोच बच्चे जैसी है। मेरे साथ और वहम मत करो, और जो कह रहा हूँ वह करो। करण ने फोन काट दिया, लेकिन मैं भी रोहन को कमरे में नहीं बुलाया और लेट कर सो गई। रात का पता कौन सा वक्त था जब बादल इतनी जोर से गरजा जैसे कहीं बिजली गिरी हो। इस कदर खतरनाक आवाज थी कि मैं भी उठकर बैठी, साथ ही लाइट भी चली गई थी। मेरा दरवाज़ा इस तरह जोर से खटखटा कि मैं डर के मारे उछलकर रह गई। अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है? कहने लगा, मैं रोहन हूँ। भाभी जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मैं अंधेरे में बड़ी मुश्किल से चलते हुए दरवाजे तक पहुंची थी। मेरी कमर में दर्द सा था। कुछ दिनों से मैं खुद को थकी हुई सी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में
टॉर्च पकड़े रोहन डरा सा खड़ा था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी। मैंने उसे कमरे में आने को कहा। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। मेरे गले लग गया। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह से तसल्ली दी थी कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता उसके गिरफ्त में मुझ पर बहुत मजबूत होने लगी। मुझे लगा शायद डर के मारे मुझे यूं बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी कमर पर खुद से चलने लगे थे। मुझे कुछ अजीब सा लगा था। उसकी पकड़ और उसकी मेरी कमर पर चलती उंगलियां मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने उसे पीछे कर दिया। एकदम से लाइट आ गई। बारिश का जोर भी कम हो चुका था। रोहन के चेहरे के अंदर मुझे अचानक बदले हुए लगने लगे। वह मुझे कहीं से भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है, तूफान थम चुका है। लेकिन वह अजीब सी हंसी चेहरे पर सजाई। कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा। एक बार थम जाए तो चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं दंग सी हो गई। वह कहीं भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी नजरें कुछ भी बच्चे जैसे नहीं थी। वह मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, रोहन, किस किस्म की बातें कर रहे हो? होश में तो हो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बड़ी बहनों से ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कौन सी बहन, कैसी बहन? मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। आप मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। आपके करीब आने पर मुझे अच्छा महसूस होता था। उसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी जैसे कि कोई कान में पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। रोहन में और एक हवस भर इंसान में उस वक्त फर्क करना मुश्किल था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ जैसी भाभी पर नजर रखते हो? मैं चिल्लाकर बोली। वह बिना डर के मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं आपको माँ समझा ही कब? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कई बार तो इजहार किया है आपसे, आप शायद भूल गई हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन ना जाने कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि मुझे अपने आप को उसके आगे बेबस लग रही थी। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कमरे की लाइट जाते ही मेरी किस्मत भी चली गई थी। मेरा कोई रोना मिन्नत करना कुछ भी मेरे काम नहीं आया था। वह रात मेरे लिए काली रात बनकर आई थी और अपनी सिहाई मेरे मुंह पर मार गई थी। सुबह मैं बहुत रो रही थी। रोहन बड़े ढीठपन से मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, अगर आपने किसी से भी कुछ कहा तो अंजाम की जिम्मेदार आप होंगी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। उस वक्त मैं दोहरी तकलीफ से गुजर रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था, दूसरा मेरी रूह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात करण को बता दूंगी, तुम्हारी माँ बहन को बता दूंगी। जो तुम जैसे चालू को बच्चा समझते हैं, वह मेरी बात से भी घबराया नहीं था। कहने लगा, आप ये शौक भी पूरा करके देख लें, लेकिन झूठी आप ही कहलाएंगी। मैं इस घर का बेटा हूँ। मुझ पर कभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो जुबान बंद रखिएगा। मैं नफरत से उसे देख रही थी। वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी चाहा किचन से तेज धार वाला चाकू घोंप दूं और रोहन को जान से मार डालूं। अपने और मेरे बीच के रिश्ते का बुरा हाल करके रख दिया था। बहरहाल बेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागते हुए बाहर गई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने करण और मेरी सास और नंदे खड़ी थी। मैं करण के गले लग कर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। इतनी शिद्दत से दर्द में तड़पने लगी। करण परेशान से हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। मैं होश से बेगानी हुई थी। जो मुझे होश आया तो करण मेरे पास बैठे थे। मेरी सास मेरे सिरहाने बैठी थी। कहने लगी, जब तुम्हें ध्यान रखने का कहा था तो क्यों सारे घर का काम करती रही थी? खाना तो हम बना कर गए थे। देख लिया तुमने काम करने का नतीजा। बहरहाल तुम्हारा बच्चा अब ठीक है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद ये झूठ भी रोहन ने बोला था कि मैं घर के काम करती रही हूँ। मैं रोने लगी। मैंने कहा, आप लोग नहीं जानते
मेरे साथ क्या हुआ। इससे पहले मैं कुछ कहती मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी ननंद रोहन के साथ ही अंदर दाखिल हुई थी। रोहन शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझा था माँ, भाभी बहुत बहादुर होंगी, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकली। बारिश से इतना डरती है कि मुझे रात भर उन्हें संभालना पड़ा। अभी सब उसकी बात को नॉर्मल अंदाज से सुन रहे थे। मैंने सोचा घर जाकर करण को सब सच बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने करण से ये बात कही तो एक जोरदार थप्पड़ करण ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, तुमने मेरे छोटे से मासूम भाई को समझ क्या रखा है। अरे छोटा सा है वह, उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें उस पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए। मैं सब जानता हूँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो। देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से ये खुंदस निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं तुम्हें सच्चा कहकर अलग हो जाऊंगा। तुम अगर मेरे बच्चे की माँ ना बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हो इल्जाम लगाने वाली। मैं फटी फटी आंखों से करण को देख रही थी। क्या यही वही करण थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे, या शायद उनकी मोहब्बत मुझसे इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भाई की बदतमीजी हंसकर बर्दाश्त कर रही थी। मेरी हैसियत मुझ पर खुल चुकी थी। मेरी अब तक की सारी मेहनत बेमतलब हो चुकी थी। उन्हें कभी मेरी बात का भरोसा नहीं आ सकता था, क्योंकि उन्हें अपने भाई पर भरोसा था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फैसला कर लिया। करण ने मुझे एक बार फिर नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे यूं बैग उठा देखकर कहने लगी, कहाँ जा रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। करण कहने लगे कि जाने दे इसे, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है, मायके जाकर सब अकड़ ठिकाने आ जाएगी। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। ना तो कोई आपसी पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई नहीं थी, ना ही कोई आम सी बात थी जिसे मैं इग्नोर करती। मैंने रिक्शा लिया और अपने घर आ गई। सारी हकीकत से अपनी माँ को आगाह कर दिया। वह मुझसे कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी होकर कैसे जाहिल बन गई। तुम्हें शुरू से ही उसके सख्त रवैया रखना चाहिए था, वरना ये बात जो तुम अब मुझे बता रही हो, पहले कहती तो मैं समझाती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए था। तुमने तो अपना घर ही बर्बाद कर दिया। तुमने अपनी ससुराल वालों को राजी करने के चक्कर में अपने देवर की सारी बदतमीजी सही। मेरी माँ भी परेशान सी हो गई, लेकिन क्या कसूर सिर्फ मेरा था। मैंने तो करण से भी बात की थी और अपनी सास से भी, लेकिन उन्होंने सीरियस सुनी ही नहीं थी। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए ताकि देवर भाभी के बीच दूरी जरूरी होती है। एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। उसकी आवाज़ रोहन जैसी थी। वह रोहन ही था। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें और घर वापस आ जाएं। भाभी, मैं आपको आइंदा कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। वह मुझे गलत फिल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते देखा था, मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक गलत फिल्म देख रहा था। बस ऐसी चीज देखकर मैं बहक गया था। मुझे माफ कर दें, आप वापस आ जाएं। मैंने कहा, जो तुमने किया वो गलती नहीं, पाप था। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। उसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है, जो तुम्हारी हरकतों पर आंखें बंद करके तुम्हें बस बच्चा ही समझते रहे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूंगी। मुझे तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी है। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। मेरे घर बेटा हुआ था, उसके बाद मैंने करण से तलाक ले ली। ऐसे रिश्ते का यही अंजाम होता है। औरत को शादी के शुरू में ही देवर की हद बता देनी चाहिए और ससुराल वालों को भी अपने बच्चों को रिश्तों की हदें बतानी चाहिए, ताकि किसी का घर उजड़ने से बच जाए। मैंने अपने पति से तलाक इसलिए ले ली थी क्योंकि एक औरत अपने पति के भरोसे ही ससुराल में रहती है, और जब उस पति को ही अपनी बीवी पर भरोसा ना हो तो ऐसे पति के साथ रहने से अच्छा है कि वह उसे छोड़ दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।